हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है। जूलॉजी फर्स्ट पार्ट था, इसमें बॉटनी के कल मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए हुए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन जूलॉजी के बताऊँगी जो आपके PBFT, PNST, GNTST और जो पैट वगैरह के एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 11 एवरी ईयर। ये आपका जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है और ये आपका साइंस साइंस से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जैसे जो डे सेलिब्रेट होते हैं उनसे रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसे, जो जीके से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो आपको पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो आपका आंसर होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो लेवल है वो जूलॉजी का थोड़ा सा ईजी रहता है। जैसे सेकंड है द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, जैसे द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको पता है जो द्विनाम पद्धति थी वो किसने दी थी, कार्ल लिनियस ने दी थी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। और जो द्विनाम पद्धति होती है इसका बहुत सारे और नेम भी हैं, जैसे टू नेमिंग सिस्टम, और ये किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ये साइंटिफिक नेम भी इसे बोलते हैं, जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर को या द्विनाम पद्धति को। ठीक है ना, इसमें जो नेम होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जीन्स और स्पीसीज में, है ना, वंश और जाति में डिवाइड होते हैं। इस टाइप से ये रहता है। इसकी पूरी सेपरेट वीडियो वगैरह भी मैं बना दूँगी, आप लोग पूरी वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा है द कैरियोटाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विच एक्सहिबिट्स ऑफ गाइनेकोमेस्टिया। ठीक है, मतलब कि जो अनुवांशिक विकार का कैरियोटाइप गुणसूत्र प्ररूप जो गाइनेकोमेस्टिया या पुस्तनावृद्धि प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा है। तो आपका इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो होगा 44 + XX/। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है सेकंड नंबर ऑप्शन 44 + XXY, इसका ये आंसर होगा आपका कैरियोटाइप या गुणसूत्र प्ररूप का। ठीक है, तो उसके बाद आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है कि द टिश्यू दैट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर्स फैट इज, ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है, तो वो कौन होगा। ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है तो वो होगा वसा ऊतक। वसा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा ऊतक। ओके, तो अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। निम्नलिखित में से कौन रज्जु की या कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो कॉर्डेट की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, तो ये है अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन है स्टेटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इसका, लिए भी आपका जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो जनसंख्या की सांख्यिकी अध्ययन है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेमोग्राफी रहेगा, स्टेटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इस टाइप की क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई सेपरेट वीडियो बायोलॉजी में, जिसमें मैंने बताया कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, इस टाइप से। तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेवन्थ नंबर क्वेश्चन आता है इसमें कि एम्फेसाइज्मा इज क्रोनिक डिसीज दैट अफेक्ट्स द बात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है। तो ये किसको प्रभावित करती है, तो ये फेफड़ों को प्रभावित करती है, यानी कि लंग्स फेफड़ों को प्रभावित करती है, जो बात स्फीति की बीमारी होती है। ठीक है, ये सब आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं जो जूलॉजी से रिलेटेड है। तो आप लोग अपनी 11th 12th की बुक्स वगैरह से भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ सकते हैं। आप लोग को क्या करना है,
कैसे आप लोग तैयारी करें, तो मैं बता देती हूँ। आप लोग क्या करें, अपनी 11th-12th की बुक्स और जो नोट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से पढ़ें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आप लोग पहले जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो पीवीएफटी हो, पीएनटीएसटी हो या जीएनटीएसटी जनरल नर्सिंग वगैरह का हो, तो आप लोग पहले उसका सिलेबस देख लें। ऊपर सिलेबस में जो जो टॉपिक आप लोगों को दिए हुए हैं वो आप लोग 11th-12th की बुक्स और नोट्स से देखें। 11th-12th की जो बुक्स होती हैं उनमें जो चैप्टर दिए होते हैं, चैप्टर के बाद जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद समरी दी जाती है। आप लोग उस समरी में जो एक एक दो दो लाइन के फैक्ट दिए होते हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद जो समरी के कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज वगैरह दी जाती है तो आप लोग वो करें। उसमें जैसे जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और जैसे मैचिंग वगैरह हैं तो वो सारी आप लोगों को उसमें से पढ़ लेना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, वो सारे आप लोग पढ़ें और उनको देखें कि उसमें कौन कौन से जो आपके टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं वो सारे आप लोगों को ऐसे पढ़ते जाना है। और आप लोगों को क्या करना है, हर चैप्टर के बाद जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जो समरी होती है वो ज़रूर आप लोग पढ़ लें, क्योंकि उनसे एज इट इज़ क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का कि अपने पुराने नोट्स और बुक्स वगैरह से प्रिपरेशन करें, लेकिन सिलेबस का अकॉर्डिंग। सिलेबस आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक सब टॉपिक वगैरह हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी आपका मॉडरेट आता है, ना ज़्यादा टफ रहता है ना ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं और अच्छे कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सो सिमिलर एडेप्टेशन ड्यू टू। तो इसमें पूछा गया है कि जो दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं, तो किसके कारण दिखाते हैं, अभिसारी विकास से, यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के कारण जो दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जीव हैं वो क्या करते हैं, समान अनुकूलन दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है, अभिसारी विकास। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन, ड्रग अडक्ट एक्सहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग विड्रॉवल सिम्टम्स। मतलब एक ड्रग अडक्ट या नशे का आदि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिवर्तन लक्षण को दिखाता है, तो वो दिखाता है, इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि केवल कंपन या सेकीनेस, फिर केवल मतली और पसीना, ठीक है, नोसिया एंड स्वेटिंग ओनली, फिर जो ये हो गया एनेक्सिटी ओनली, केवल तनाव। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जो भी नसिका आदि होता है उनमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब आता है 10th नंबर क्वेश्चन की क्या है, दी प्लेसेंटा हैज़ इंडोक्राइन फंक्शन एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भनाल प्लेसेंटा का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है, ठीक है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा इसमें से उत्पन्न होता है, तो वो है रिलैक्सेन, ठीक है। रिलैक्सेन जो है आपका 3rd नंबर ऑप्शन, ये गर्भावस्था के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आ जाता है 11th नंबर क्वेश्चन की पेप्टिक सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट्स। जो गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियों में जो पेप्टिक सेल स्रावित करती हैं वो क्या है, पेप्सिनोजन जो होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल को स्रावित करती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन है, पेस्टिनोजन। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 12th नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड। तो इसमें जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो है कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन विच होस्ट डज द गैमेट प्रोडक्शन टेक प्लेस। तो इसमें क्या होगा, गैमेट प्रोडक्शन टेक प्लेस मैन, ठीक है। मतलब प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेज़बानों की आवश्यकता होती है। युग्मक उत्पादन किस मेज़बान में होता है, तो वो होता है मैन में, ठीक है, यानी कि मानव में। अब 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि दी सब्सटेंस टू बी एडेड टू द ब्लड सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कार्पसल्स एंड प्लाज्मा एज। रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है, तो वो कौन सा है, हेपेरिन। जो हेपेरिन होता है वो क्या होता है, रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। ये सारे आपको लर्न करने वाले हैं, मेमोरी में याद रखने वाले हैं। कोई इसमें मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं है। आपको जैसे आपने जब टॉपिक पढ़ा होगा इनसे रिलेटेड तो उसमें आपको सारा कुछ बता दिया होगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप लोगों को अच्छे से भाई रिवाइज करना है और मेमोरी में
रखना है कि किससे कौन सा टर्म रिलेटेड है और किससे क्या, जैसे डिसीज़ होती है या क्या फैक्टर हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, उनसे रिलेटेड सारा कुछ आपको पूरे याद रखना है, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन आता है कि दी डाइवेलेंट मेटल कैटायन एजेंशियल फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बी फंक्शनल इज, मतलब डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक दो संयोजक धातु धनायन है, तो वो कौन सा है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीशियम की जो चार्ज होता है वो +2 होता है, तो इसमें जो हो जाएगा कि डाइवेलेंट मेटल कैटायन एजेंशियल फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बी फंक्शनल इज, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। अब उसके बाद आता है 50 नंबर क्वेश्चन कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बिफोर द एज ऑफ 10 लीड्स टू आ कंडीशन कॉल्ड, तो इसमें पूछा गया है कि 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे ब्लैंक कहा जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, असामयिक यौवन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि प्रोकॉन्सियस पिवियोट्री है इसमें, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, असामयिक यौवन जो 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन का अत्यधिक उत्पादन की स्थिति से उत्पन्न होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज ड्यू टू, मतलब कि ग्राफी फुटक का टुकड़ा रप्चरिंग निम्न के कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो इंक्रीज इन एलएच में वृद्धि के कारण जो ग्राफिक फुटक का टूटना होता है वो, या रप्चरिंग होता है, तो वो किसके कारण होता है, इंक्रीज इन एलएच की में वृद्धि के कारण, ठीक है। अ बॉय was diagnosed with soft bones poor teeth development, it is due to the deficiency of, एक लड़के में नरम हड्डियां खराब दांतों के विकसित होने का पता चलता है, ऐसा इसकी कमी के कारण होता है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी जो है इसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। इसमें देखो जो हाथ पाँव में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि विटामिन डी हमें किससे मिलता है, सूर्य से, मतलब कि यानी कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य की ऊर्जा बहुत हेल्पफुल होती है, मतलब मॉर्निंग में जब सनलाइट, मतलब सूर्योदय होता है उस टाइम की जो आप ऊर्जा लेते हैं वो बहुत उपयोगी है, शरीर को बहुत सारे विटामिन की पूर्ति भी करती है, तो इससे क्या होता है, हड्डियाँ वगैरह मजबूत होती हैं, दांत वगैरह अच्छी रहती हैं। अगर इसकी कमी हो शरीर में तो क्या होता है, हमारी जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो नरम हो जाती हैं, ख़राब दांत विकसित होती हैं, ठीक है। इसलिए विटामिन डी इसके लिए ये मतलब विटामिन डी का कारक है, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्थ कंट्रोल मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है, तो जो MTP है वो गर्भ निरोधक विधि नहीं है। इसमें जो गर्भ निरोधक विधि है वो है आपकी हार्मोनी विधि या हार्मोनल मेथड, रोधिका विधि या बैरियर मेथड, और प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और आपकी हार्मोनल मेथड, ये तीनों गर्भ निरोधक विधि हैं। बाकी इसमें जो MTP है वो गर्भ निरोधक विधि नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आपका इसका क्वेश्चन था। अब जो 90 नंबर क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम, में से कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है, तो जो लीवर ग्रंथि है या जिसे हम यकृत बोलते हैं, वो ग्रंथि किसी भी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है, ठीक है। कोई भी ग्लैंड्स प्रोड्यूस नहीं करती है लीवर ग्रंथि, ओके। अब आ जाता है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी जीव का विकासवादी इतिहास खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ये किसके रूप में जाता है, फाइलोजेनी। किसी भी जीव के विकासवादी इतिहास या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी भी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, ठीक है। अब आ जाता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि वेयर डू यू थिंक दी सेबेसियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में जो सेबेसियस या वसामय ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो जो सेबेसियस या वसामय ग्रंथियाँ होती हैं वो हमारी स्किन में पाई जाती हैं, ठीक है। अब आ जाता है 22 नंबर क्वेश्चन जो जिसमें है, द स्टेज इन सेल डिवीजन दैट कंसिस्ट ऑफ G1 फेज, S फेज, G2 फेज इज, कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था शामिल है वो कौन सी है, तो वो है इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज आपकी कोशिका विभाजन का चरण है, G1, G2 और S अवस्था पाई जाती है जिसमें, ठीक है।
अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है दी बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज सिक्रेट्स इंसुलिन, व्हाट डू अल्फा सेल सिक्रेट्स। इसमें ये पूछा गया है कि जो अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती हैं तो अल्फा कोशिकाएं किसे स्रावित करती हैं। ठीक है, तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को करती हैं, तो जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो मतलब कि इंसुलिन में क्या करेंगी, किसको स्रावित करेंगी, इसमें ग्लूकागन। ठीक है, जो ग्लूकागन है तो वो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन को स्रावित करेंगी और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करेंगी। ठीक है, पैनक्रीज में, ठीक है, यानी कि अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन को स्रावित करेंगी। उसके बाद आता है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में है द कॉलमनर सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन आर कॉल्ड। स्तंभ कोशिकाएं जो स्राव के लिए विशिष्ट होती हैं उन्हें ब्लैंक कहा जाता है। तो स्तंभ कोशिकाएं जो स्राव के लिए विशिष्ट होती हैं उन्हें ग्रंथिल उपकला यानी कि ग्लैंडुलर इपीथेलियम कहा जाता है। ठीक है, ग्लैंडुलर इपीथेलियम या ग्रंथिल उपकला कहा जाता है। ओके, तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। मतलब एकल न्यूक्लियोटाइड के अनुरूप पुनर्योजन या विनिमय क्रॉसिंग ओवर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी रेकॉन या पुनराणु। ठीक है, तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 25 नंबर का 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ यूरोपिएसिक और यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनीज। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में यूरोपोएसिस या मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है। तो इसमें जो इसका चरण नहीं है वो है आपका बीएमीनन या डीएमिनेशन। ठीक है, डीएमिनेशन या बीएमीनन नहीं है। बाकी और जो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन जैसे फर्स्ट हुआ, थर्ड हुआ और 4, ये सारे हैं इसके निर्माण के चरण। ओके, अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि नेम द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन लाइक डस्ट एलर्जी। उस इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम बताएं जो धूल एलर्जी जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करता है। तो वो है IgE। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा IgE। ठीक है, IgE जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है IG से। तो ये जो IG सिंबल है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन का सिंबल है, और यहाँ पे जो IgE है तो ये जो IgE है ये आपको क्या करता है, जो इम्यूनोग्लोबुलेंस है इसको जो मोस्टली क्लासिफाइड किया गया है वो 5 कैटेगरीज में किया गया है। ठीक है, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। ठीक है, तो ओनली जो IgA और G और M है वो मतलब कि पाए जाते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में अपनी बॉडी में। बाकी जो बचे हुए हैं इसमें IgD और E, तो वो जो इनकी मात्रा अपने शरीर में कम होती है। तो IgE जो है वो क्या करता है, वो जो ये है धूल एलर्जी जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया की मध्यस्थता करता है। ठीक है, जो उस इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम क्या है, IgE। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है 28 नंबर क्वेश्चन। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लास्टोसिस्ट से संबंध में गलत है। तो इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर ऑप्शन, इट इज़ सॉलिड मास ऑफ सेल्स। यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है। ठीक है, तो इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका जो गलत ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड है, यानी कि जो ऑप्शन है इट इज़ सॉलिड मास ऑफ सेल, ये गलत है। बाकी ये जो अदर 3 ऑप्शन है ये आपके सही ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ना इजी है ना टफ है, ये आपके मॉडरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पेपर से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यहाँ पे ये 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट आ कोलामेट। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगुही नहीं है।
तो यहाँ पे जो नहीं है वो है प्लेटी हेलमिन्थीज। जो प्लेटी हेलमिन्थीज हैं वो कोयला मीट या प्रोगोही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्लेटी हेलमिन्थीज 29 का। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि यहाँ पे न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन क्लास। जो बातिल अस्थियाँ वर्ग खाली स्थान में पाई जाती हैं। तो जो बातिल अस्थियाँ वो किस में पाई जाती हैं? एप्स या पक्षी वर्ग में न्यूमेटिक बोन्स या बातिल अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, एप्स या पक्षी वर्ग। तो ये देखिए आपके जो आपके जूलॉजी के हैं ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन हैं, कुछ इजी और कुछ मॉडरेट हैं। तो आप लोग इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और आप लोग अगर जो चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।